नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विपासना ब्रिंग्स पीस। सो विपासना एक तरह की टेक्निक है, बुद्धिस्ट टेक्निक है। सो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जब भी आप एक्सपीरियंस करते हो किसी तरह की एजिटेशन, कोई आपके खिलाफ कोई विद्रोह चल रहा है, कोई नारेबाजी हो रही है, जहाँ फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होनी शुरू हो गई है, निराशा होनी शुरू हो गई है, तो हमेशा हम जो उसके रीजंस हैं वो अपने से बाहर की ओर ढूंढते हैं कि कोई और रीजन रहा है। तो कई बार हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि शायद मैं ही हूं कारण, कि जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हूं, जिसकी वजह से मैं निराश होता जा रहा हूं। तो यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, वो सही तरीके से इसका जो है पूरा खाता तैयार नहीं किया गया है। मतलब हमने काम कैसे करना है, क्या सोचना था, कि कैसे आगे बढ़ना था। तो जब भी हम अनहैप्पी होते हैं तो होता क्या है कि हम अपनी अनहैप्पीनेस दूसरे के आसपास भी बांट देते हैं, और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पर भी आपकी जो निराशा है वो आपके ना चाहते हुए भी वो जो है फैल जाती है और इम्पैक्ट करती है दूसरों को भी, और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो निराशा का ही बन जाता है। और बुद्धा जी ने इसको ऑब्जर्व किया, तो इसको ऑब्जेक्टिवली इसको बनाया, और इस प्रोसेस में उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जो कि पीस और हारमनी जो है आपके अंदर डेवलप कर सकती है, जो उनके प्रैक्टिशनर्स थे उसमें डेवलप की। सो इस टेक्निक का नाम है विपासना। ये बेस है बिल्कुल सच्चाई के ऊपर। ओके, जो सच्चाई आप जो दूसरे के ऊपर जो है रिवील कर सकते हो। जब आप सच्चाई बोल दोगे किसी के सामने तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा जो भार होता है वो आपके कंधों से वैसे ही उतर जाता है जब आप सत्य किसी चीज को आगे रख देते हो। और अगर इसी में अगर आप सोच में पड़ जाते हो तब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, ओके, निराश होते हो, और इस चक्कर से बाहर नहीं आ पाते हो। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो बुद्धा की जो ये टीचिंग है, तो इसका जो प्रमाण है, इसका जो सार है, तो वो यहाँ पर प्रमोट किया गया बाय एस.एन. गोयनका, जिन्होंने कि इस टेक्निक के बारे में सीखा, जो उनके टीचर थे जिनका नाम है सायागई यू बा खिन। और बुद्ध जी की दृष्टिकोण के हिसाब से ये बहुत टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्टिवली। ओके, जो सेंटर ऑफ फीलिंग्स जहां से निकल कर आती हैं, अगर हम पूरे ओवरऑल पैमाने में बात करें तो समझना थोड़ा टफ है माइंड को, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को। लेकिन आप जो है जो उसकी चेंजेस, जो उसमें बदलाव आते हैं, उनको आप जो है डिस्कवर कर सकते हो, उनको जान सकते हो। तो आप जो आपके अंदर जो सेंसेशन होती है, सो आपकी जो इंद्रियां हैं, सेंसेशंस हैं, उनकी उनकी मदद से आप जो है उनको समझ सकते हो। जब आप गहरी सांस लेते हो, ओके, तो उससे भी आप जो है जो आपका माइंड की सिचुएशन जो बिल्कुल शांत होता है, तो उस समय आपको जो है एहसास हो सकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको कहाँ कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे सही करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आपके माइंड के अंदर लगातार जो है निरंतर जो है कोई ना कोई भाव जो है उत्तेजक भाव वो चलता रहता है। ओके, तो उसके कई बार ये बॉडी के थ्रू भी होता है, मोस्टली माइंड में ही ये चीजें चलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं कि माइंड जो है रिएक्ट करता है हर एक जो यहाँ पर उत्तेजक भाव चलता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले उनको वो क्लासीफाई करता है कि ये प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, मतलब कि ये आशा का भाव है, निराशा का भाव है, मतलब गुस्से होने वाला है या फिर शांतमयी वाला है। तो इन सब चीजों को क्लासीफाई करता है माइंड, और फिर बाद में रिएक्ट करता है जब हमारी बॉडी रिएक्ट करके उस चीज को, उस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल देती है। तो विपासना स्टूडेंट जो है हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये निचोड़ निकालते हैं, इसकी खोज करते हैं कि जब भी आप इस पैटर्न को जो निरंतर चलता रहता है, ये जो उत्तेजक भाव होता है, जब इसको आप तोड़ोगे ना, तब जो है आप इसको जो है पकड़ बना सकते हो इसके ऊपर। और जो माइंड यहाँ पर कह रहा है उसको आप सोचोगे, समझोगे, फिर आप जो है बात कहोगे। ओके, तो बुद्ध जी बहुत सिंपल बात कहते हैं। कई बार उनको उनके ऊपर बहुत से लोग बोलने आ जाते थे, उनको डांटने आ जाते थे, उनको गालियां देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। तो लास्ट में जब उनसे पूछा जाता था कि आपने अभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, तो वो कहते थे कि मैंने उसकी बातों को अपने ऊपर लिया ही नहीं। तो जब बात ही ऊपर नहीं ली तो फिर मैं उसको रिस्पॉन्स कैसे करूं? जब माइंड में वो बात ही नहीं गई तो फिर रिस्पॉन्स कैसे आए? तो ये सब चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जो उन्होंने डेवलप की थी और काफी आगे बढ़े अपने जीवन में।
तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी ये उत्तेजक भाव निकल कर आता है आपके अंदर, ओके, तो उस ये उठता है और चला जाता है। इसका काम यही होता है। ये आपके ऊपर है कि आपने रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। तो आप अगर नहीं रिएक्ट करते हो तो वो ऐसे पास हो जाएगा। अगर वो आप रिएक्ट कर देते हो, ठीक है, तो फिर उसका जो है नतीजा आपके सामने होता ही है। मेजोरिटी जो दुनिया है उसके सामने वो रिएक्ट कर देती है और जो नतीजा निकलता है निराशा होती है। बाद में ये सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने माइंड को आपने कंट्रोल करना है, तो इसी को साधु बोलते हैं। जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, आगे बढ़ता है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं लेकिन चलते रहना है। ओके, बहुत सारे लोग गिरते हैं लेकिन गिरकर फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हैं जिंदगी में चलती रहती हैं। किसी भी आपने गोल को पाना है तो इतना आसान नहीं होता है, चाहे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, चाहे शांति की ओर आगे जाना है। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस से, बहुत सारे रास्तों से होकर निकलना पड़ता है और आगे बढ़ते ही रहना, यही सोचकर हमें जो है अपने कदम बढ़ाते रहना है। तो ये जो है ये चेन रिएक्शन है, इसको हमें जो है तोड़ना होता है। ये चलती रहती है और इसको अपने हिसाब से ढालना होता है, तो जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जो यहाँ पर विपासना जो टेक्निक है उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाई पेंशनर्स शुड फंड यूनिकॉर्न्स, इंडिया शुड फेस नो शॉर्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल। देखिए, अगर कोई भी काम चलाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे का एक कैपिटल का एक भंडार जो है वो भी जो है आपके सामने तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी बड़े पैमाने पर अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, तो यहाँ पर बात स्टार्टअप की ही हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप जो शुरू किए गए थे जब मोदी सरकार नई नई आई थी, उस समय जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे जिन्होंने किसी होटल इंडस्ट्री में कोई ऐप लॉन्च करके कोई स्टार्टअप शुरू किया, ओके, किसी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई ऐप लॉन्च की, वहां पर कुछ स्टार्टअप शुरू किया, या छोटा सा कोई एमएसएमई अदारा लगाया, वहां पर स्टार्टअप शुरू किया। मतलब कि छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो इन सब बिजनेसेस को स्टार्टिंग में आइडिया तो आपके पास है कि आपने ये स्टार्टअप शुरू करना है, इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप होगा। तो आप शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन आगे जाकर उनको सरवाइव करते रहने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और जब इसकी शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है तो जो हो सकता है कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया वो उसका दिवाला भी निकल सकता है, वो बंद भी हो सकता है। तो बिल्कुल एक बैंक की तरह है, जैसे एक बैंक को चलते रहना है तो उसको कैपिटल जो है ना, उसकी लिक्विडिटी उसके अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह जो स्टार्टअप्स हैं, अगर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले से करवाई है, अगर अच्छा रिटर्न वहां से निकल कर आ रहा है तो तब भी अच्छे से चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अभी देखो पैंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ बंद हो गया। अब जब बंद ही हो गया, तब से दोबारा से शुरू करना है तो पैसा फिर लगता है। तो अभी देखो जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्स हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, दोबारा से ये एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। तो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट तभी कर पा रही है कि इनके पास अभी जो है दोबारा से पैसा इकट्ठा हुआ है, कैपिटल आया है कि ये इन्वेस्टमेंट करें। तो कहने का मतलब इनके पास नए इन्वेस्टर्स आए। तो उसी तरह कल की बात है, जो कल एक स्टेटमेंट आई थी, जो हमारे कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, तो इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि जितने भी भारत में स्टार्टअप चल रहे हैं, तो अभी के लिए जो इनको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, अभी और ज्यादा चाहिए आगे सरवाइव करते रहने के लिए। अगर उन्होंने अच्छे से ग्रो करना है तो उनको कैश चाहिए अपने आप को स्केल अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो क्वेश्चन यही उठता है कि पैसा कहां से आएगा। तो सबसे पहला वे तो ये बता रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, जिनके पास प्रॉफिट है, कि वो अपना पैसा जो प्रॉफिट में है तो उसको इन्वेस्ट कर दे स्टार्टअप्स में। तो ये इन्वेस्ट तभी करें अगर उनका अपना बिजनेस जो है ना वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। ओके, तो वो तभी करेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर उनका अपने बिजनेस में कोई स्कोप कम हो गया है, किसी तरीके से एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, तो वो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर उनका बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि और जो अच्छा रास्ता इसका निकल कर आ सकता है वो है कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स में अक्सर जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी बात होती है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ओके, सॉवरन वेल्थ फंड, इंश्योरेंस, तो इन सब फंड्स की बात होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसका फायदा आपको काफी सालों बाद मिलता है, जो भी पैसा आप इसमें जमा करवाते हैं। तो प्रोविडेंट फंड, जो पेंशन फंड, ये तो
जो सरकारी नौकरियां होती है वहाँ पर पेंशन फंड चलता रहता है, जो जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें से कटौती होती रहती है। बिल्कुल वैसे ही प्रोविडेंट फंड भी उसकी कटौती होती है। ओके, तो वो आपकी मर्जी होती है प्रोविडेंट फंड में कि आपने वो पैसा कब निकालना है। ओके, तो वैसे होता ये लॉन्ग टर्म ही है। तो इसी तरह से बाकी के फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है, सॉवरन वेल्थ फंड्स होते हैं। तो इनका जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसको आप एलोकेट कर दो वेंचर कैपिटल जो है उसके ऊपर, कि यहाँ से भी पैसा उठा सकते हो और इसको इन्वेस्ट कर सकते हो आप स्टार्टअप्स में, तो उसका भी आपको फायदा जो है मिल सकता है। तो कहने का मतलब जो ओल्ड सेवर्स हैं वो फंड न्यू आइडियाज, जो भी नया स्टार्टअप आए, नया आइडिया आए, तो वो जो है फंड करें आपको। तो और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर एनर्जी है, मतलब जो स्टार्टअप शुरू करेगा, जो भी एंटरप्राइज इसके ऊपर काम करेगा, उसकी जो एनर्जी है वो इतने दम पर काम करे कि वो रिटर्न जनरेट कर सके, और जो वो जहां जिस फंड से आपने पैसा उठाया था उसको रिटर्न आप वापस भेज सके। तो तब तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। अगर इसमें कहीं पर भी कमी आ गई, अगर जो है एंटरप्रेन्योर एनर्जी अच्छे से काम नहीं कर पाई, पैसा नहीं जनरेट कर पाई, पैसा आते ही सुस्त पड़ गई रफ्तार, तो फिर जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है एनपीएस, ये भी दोनों जो है अच्छा खासा जो है रिटर्न बना सकते हैं अगर वो अपने आप के लिए आगे इन्वेस्ट करें। तो अपना जो शेयर है उसको जो है एलोकेट कर दें जो स्टार्टअप्स उनको फंड करने के लिए। तो ये भी अच्छा रास्ता जो है निकाल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन साथ ही साथ ऑथर बात कर रहे हैं कि जो पुराने रूल्स थे कि जो मैंडेटरी था कि ईपीएफ को यहाँ पर 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 85% जो है डेट कर्जे के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो ये रूल हटाने होंगे। तो ऐसे रूल्स आने वाले समय में नहीं चलेंगे, इनको दूर करना होगा। क्योंकि अगर बात करें ईपीएफ की, तो इसका जो एसेट साइज है, जो इसका पूरा कॉर्पस है, वो 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो काफी बड़ा साइज है, इतना बड़ा है कि अगर आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, करवानी है, तो अच्छे से आप जो है कर सकते हो। बहुत सारे एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरीके का भी आप राइट ट्रेड ऑफ लेना चाहते हो, ठीक है, हो सकता है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो अगर रिस्क हो भी जाता है तो इतना जो है बुरा प्रभाव नहीं जाएगा ईपीएफ के ऊपर, मैनेज हो सकता है। तो आगे यहाँ पर डिट्टो बात कर रहे हैं कि जो एनपीएस है, तो उसका भी जो है यहाँ पर 5.34 लाख करोड़ के आसपास का इसका कॉर्पस है, मतलब इसका भी अदारा इतना बड़ा है। तो सब्सक्राइबर जो जो इससे पैसे लेंगे तो वो भी जो है काफी ज्यादा जो है आने वाले समय में रिटर्न जो है कमा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जो ये जो पोर्टफोलियो है, तो अगर इनसे पैसा लिया जाता है, जैसे रियल एस्टेट की बात करें या प्राइवेट इक्विटी की बात करें, तो आने वाले समय में उनको फायदा हो सकता है अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाती है। तो आगे बात कर रहे हैं जो पेंशन फंड्स होते हैं, जो कि अपना कुछ छोटा हिस्सा जो है परसेंटेज का जो टोटल फंड्स होते हैं उसका वो वेंचर कैपिटल में दे सकते हैं, और ईयरली 25 से 35% जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना भी उन्होंने लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी भी स्टार्टअप में। तो इससे भी उनको फायदा होता है। तो अगर और अच्छे तरीके से काम करना है, तो फिर जो अगर सुपीरियर रिटर्न आपने लेकर आनी है, तो आपको जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनको जो है आपको ढूंढना होगा, उनके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी वेंचर कैपिटल फंड्स में। तो जितना बढ़िया तजुर्बा किसी इंस्टीट्यूशन को होगा कि फंड्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे किसी जगह से फंड्स उठाने हैं, कैसे किसी स्टार्टअप को प्रोवाइड करने हैं, कौन सा टाइम एरा होगा, ठीक है, किस हिसाब से जो है रिटर्न आएगी, रिटर्न को वापस कैसे भेजना है जहां से फंड उठाया गया था। तो इन सब चीजों के लिए जिसके पास तजुर्बा है, जिसने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो ऐसे मैनेजिंग इंस्टीट्यूशंस को हमें जो है पकड़ना चाहिए जो इस तरह से जो है वेंचर कैपिटल फंड्स को हैंडल करते हैं। तो अच्छे से मैनेजमेंट होगी, अच्छा रिटर्न जो है आपको मिल सकता है आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं आखिर में कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो पूरे के पूरे एसेट को, फंड को मैनेज करेंगे, तो वो लोग होते हैं जो रिस्क को असेस करते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं कि जो सही सब्सक्राइबर है उसको रिटर्न कितना वापस करना है, किस समय पर वापस करना है, ओके, और अच्छे से अच्छा रिटर्न उसको वापस हो। तो ये जो रिस्क लेते हैं ना, तो इनके रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर इनको कंपनसेट करना चाहिए, इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि इनको इंसेंटिव मिलते रहे। मतलब अगर इंसेंटिव मिलते रहेंगे, अगर ये ऐसा रिस्क लेकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, ओके, तो ये पूरी की पूरी पहले से छानबीन करेंगे कि हाँ वहां पर पैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर किसी स्टार्टअप में पैसा लगता है तो वहां पर भी एक तरह का रिस्क ही होता है। रिस्क कहने का मतलब कि पैसा कल को डूब भी सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिस्क लेकर अगर आपको अच्छी रिटर्न कोई दिलवा रहा है,
ओके, मतलब आपने का अच्छी जगह पैसा लगवा दिया तो उसको आप इंसेंटिव दो कि उसका भी जो हौसला बढ़े, वो और आगे अच्छे तरीके से वो काम करता रहे जो उसका काम है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका रेमुनरेशन स्ट्रक्चर है, ओके, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कैनेडियन पेंशन फंड्स की, तो वहां पर क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है किसी भी एसेट की, तो उस हिसाब से जो है बोनस प्रोवाइड किया जाता है जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसको। मतलब जितना बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस होती है एसेट की, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है फंड मैनेजर्स को यहाँ पर इंसेंटिव मिल जाते हैं। तो काफी फायदा होता है फंड मैनेजर्स का। तो अगर ऐसा उनको इंसेंटिव मिलते रहेंगे तो किसी तरह का भी फ्रॉड जो है आने वाले समय में वो नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। अगर देखो यहाँ पर होता क्या है, मोस्टली अगर किसी को सैलरी लगाई है कोई कि आपको ये काम करने के लिए इतनी सैलरी लगाई है, लेकिन अगर सैलरी बहुत कम है तो फिर वो बंदा क्या करता है कि जो उसके हाथ में जिस तरह के भी इलीगल हथकंडे आते हैं उसको अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि जो मुझे पैसे दिए जा रहे हैं पर मंथ के हिसाब से वो इतने कम है कि मेरा सरवाइव करना बहुत टफ है, तो मैं जो है दूसरे पैंतड़े लगाऊंगा और पैसा जो है ज्यादा से ज्यादा कमाऊंगा। तो इस तरीके से दूसरा रास्ता लोग जो है अपनाना शुरू कर देते हैं। इंडिया में ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। तो अगर इस तरीके में अगर किसी भी बिजनेस में आप इंसेंटिव दे रहे हो, ओके, आप उसका जो है हौसला बढ़ा रहे हो, तो एक जो बात वो अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फंड मैनेजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कल्चर है मैक्सिमम रिटर्न का लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो फंड्स होते हैं उनके प्रति, वो और बढ़ जाएगा आने वाले समय में। और जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिस्करेज होंगी, कम होगी, और अच्छे से जो है एक ट्रांसपेरेंट जो है सिनेरियो जो वेंचर कैपिटल का है वो दुनिया के सामने, भारत के सामने जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है कि वेंचर कैपिटल फंड्स, जो हमारे कमर्स जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जो चिंता उनके द्वारा व्यक्त की गई है उसको कैसे जो है फंड्स अवेलेबल करवाए जाए, तो उसके बारे में सोल्यूशन जो है इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ ए पॉलिसी होल, कि मिनरल्स को बाहर निकालो जमीन में से, जो यहाँ पर जो पॉलिसी होल है, ओके, पॉलिसी का जो शेड है उसमें से। कहने का मतलब कि अच्छी पॉलिसी चाहिए अगर मिनरल इकोनॉमी में आगे बढ़ना है, अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन निकालनी है। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं कि ये वेलकम है कि कैबिनेट ने यहाँ पर एक राफ्ट ऑफ रिफॉर्म्स जो है उसको अप्रूव किया है कि जो भारत का काफी बड़ा जो मिनरल सेक्टर है उसके लिए, ताकि कि आने वाले समय में जो एफिशिएंसी है उसको बूस्ट अप किया जा सके, प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो माइनिंग एरियाज है उनको भी डेवलप किया जा सके। तो माइनिंग एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो भी बसती है, तो अगर किसी जगह पर आप माइनिंग करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है आसपास की पॉपुलेशन को होता है। तो उसके हिसाब से हम उस माइनिंग एरिया को डेवलप करें कि आसपास की पॉपुलेशन भी अफेक्ट ना हो, खराब पानी भी उनके पास ना पहुंचे, ठीक है, उनकी सेहत भी अच्छे से रहे, डस्ट भी वहां तक ना हो, और अच्छे से उस माइनिंग एरिया को भी हम डेवलप कर लें। तो बात यहां पर कर रहे हैं, जो यहां पर कंसेप्ट होता है कैप्टिव माइनिंग का। कैप्टिव माइनिंग कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी है जिसने किसी माइनिंग का किसी एरिया एक्वायर किया हुआ है, ठीक है, ठेका ले रखा है, तो वो सारा का सारा जो माइनिंग का जो भी रिसोर्सेज निकलता है वो उसी के पास चला जाता है, कोई उसको क्लेम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से यहाँ पर कैप्टिव माइनिंग चलती है, गुलाम माइनिंग इसको बोलते हैं। मतलब कि एक जगह एक एरिया किसी कंपनी के पास चली गई, वही उसको जो है ऑब्जर्व करके चलती है, वहां से जो है मिनरल्स निकालती रहती है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको यहाँ पर खत्म करना होगा। ओके, जो इस तरीके से जो हमने पहला समय देखा है, डिकेड्स देखे हैं, तो काफी जो है खिंचा चला जाता है मसला। ओके, तो एक ही जगह पर एक कंपनी जो है काफी देर तक जो है बैठी रहती है, तो इसके चलते जो फायदा और लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको लॉ को अमेंड करना होगा, जितने भी लीगेसी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना होगा, और 500 से ऊपर जो ब्लॉक्स हैं जिनमें गोल्ड आ जाते हैं, डायमंड्स की माइन आ जाती हैं, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक और भी बहुत प्रकार के जो मिनरल्स आते हैं, तो उनके लिए आपको ऑक्शन प्रक्रिया जो है उसको इनेबल करना होगा, ताकि जो कि आने वाले समय में जो मिनरल इकोनॉमी है उसमें आउटपुट जो है उसको डबल किया जा सके आने वाले 4 से 5 सालों में। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी इंटेंशन अभी की गई है कि जो कैप्टिव माइनिंग है इसको दूर किया जाए, तो अच्छी बात है, सेंस बनता है। तो जो कैप्टिव माइनिंग होती है वो एक इनएफिशिएंट, ओके, बिल्कुल इनएफिशिएंट है, इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो सिंपली जो बड़ी इकोनॉमीज हैं,
ठीक है, तो उनको बढ़ने में ये रोकती है कि आगे ना बढ़ पाए, अपने आप को जो दायरा उसका बढ़ जाए मिनरल्स के क्षेत्र में, तो उसको रोकने का काम करती है। और साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी रोकती है कि वो माइनिंग की जो एवैक्यूएशन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इसके लिए भी काफी जो है खर्चा जो है, जो नेशनल कॉस्ट होता है, कहने का मतलब कि इतना बड़े पैमाने पर जो है लॉस हो सकता है भारत की इकोनॉमी को, इसको नजरअंदाज किया जाता है। तो कहने के लिए अगर बात करें तो अगर कोल सेक्टर की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े भंडार हैं। जो बंगाल वाली साइड आप जाओगे तो वहां पर बहुत बड़े भंडार जो है हमारे पास हैं। दुनिया का दूसरा जो है बड़ा कोल बेड हमारे पास है, लेकिन उसमें से माइनिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ता है, वही कोल जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट के लिए ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास जो है भंडार बड़े पड़े, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी की एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का जो स्टीम कोल है हम एनुअली इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑथर धन्यवाद कर रहे हैं कि हम धन्यवाद करते हैं जो मोनोपोली प्रोडक्शन के ऊपर बनाई जा चुकी है काफी लंबे समय से। जैसे यहाँ पर कैप्टिव माइनिंग की बात करें कि अगर किसी एक के पास की ठेका आ गया तो वही उसके ऊपर जो है भारी पड़ गया है, तो वहीं से निकाल कर अपना पेट भरी जा रहा है और सरकार को भी उसका कोई फायदा नहीं है, ना कोई प्रॉपर ऑक्शन हुई। तो इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास कोल रिजर्व होते हुए भी हमें जो है बाहर से 1 लाख करोड़ रुपया और हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये 1 लाख करोड़ तो टैक्स पेयर्स की ही मनी है जो फजूल खर्चा की जा रही है। तो हमें जो है क्लियरली जो है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर माइनिंग के क्षेत्र में हमने अच्छे से जो है आगे बढ़ना है, स्टेप अप करना है। ओके, तो अगर अच्छे से इकोनॉमी आने वाले समय में मिनरल्स के क्षेत्र में बढ़ानी है तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे ऑक्शंस होती हैं, तो ये सबसे बड़ा जो रास्ता रहता है कि आप बोली लगवाएं। जो अच्छी बोली लगवाएगा, ठीक है, तो उसको जो है आप ब्लॉक जो है उसको आप दे सकते हो। और आगे बात कर रहे हैं, जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि जो कैप्टिव माइनर्स हैं इनको अलाउ किया गया है कि वो 50% तक जो आउटपुट निकालेंगे उनको ओपन मार्केट में वो बेच सकते हैं। इसको यहाँ पर सेंसिबल बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि हमें एक अच्छी साउंड मार्केट डिजाइन जो है बनाना होगा मिनरल्स की यहाँ पर इकोनॉमी में, ताकि जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी भी तरीके का उनको आने वाले समय में नुकसान ना हो, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे कस्टम हो, चाहे कोई सब्जेक्ट टू नॉर्म्स है, चाहे रूल्स हैं, चाहे ओवरसाइट हो, इसको वो अच्छे से पास कर जाएं और जो है अपना काम जो है वो भी अच्छे से आगे करते रहें। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छी तरीके से निगरानी रखकर चलते हैं, अच्छे से कदम फूंक कर आगे बढ़ते हैं, ओके, तो जो एक्चुअल माइनिंग में जितना भी बड़े पैमाने पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है उसको हम घटा सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं नेशनल मिनरल इंडेक्स की, जो कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा इंडेक्स हम बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंटली जो है जिस तरीके से भी माइनिंग हुई है तो उसके बारे में अच्छे से डाटा जो है हमें प्रोवाइड करता रहेगा और अच्छा जो सिनेरियो है वो आपके सामने पेश होता रहेगा। मार्केट को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जो है पास आउट होती रहेगी और जिससे फायदा मिलेगा कंज्यूमर्स को भी और जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे उनको भी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 46,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड्स हैं, ओके, जिनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट। अगर अच्छे तरीके से जो सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर, अगर इसको भी अच्छे से अपलिफ्ट करना है तो इसको, ये जो फंड है इनको अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो इंडिया जो है काफी अच्छा कर सकता है आने वाले समय में मिनरल्स की मार्केट में, अगर सही तरीके से यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म आते हैं, सही तरीके से रिफॉर्म लागू होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो काफी अच्छा जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमें जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यही आर्टिकल था, बेसिकली बात की गई है कि जो मिनरल्स हैं उनकी डिगिंग के बारे में, कि उनको जो मिनरल्स हमारे पास हैं उनको भी निकालो, उनकी मार्केट बनाओ, उसको एक ऐसी मार्केट डिजाइन करो कि अच्छे से वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट भी करें और फायदा हो, प्रोडक्शन बढ़े और भारत की इकोनॉमी जो है वो भी बूम पे ऊपर वापस आए, दोबारा से रिवाइव करे और अच्छे से जो नौकरियां हैं वो बननी शुरू हो जाए। तो यही थे पूरे आर्टिकल। आई होप आपको दोनों आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया जरा से जरा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।